Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss the very interesting topic application of integrals. आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और एग्ज़ाम में चाहे CBSE बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, ISC बोर्ड हो या JEE मेंस हो, एक क्वेश्चन फिक्स है आना, इससे 100% एक ये क्वेश्चन मिलता है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में क्लास 12th लेवल पे जो बेसिकली यूज किया गया है एरिया कैलकुलेट करने के लिए किया गया है। तो स्टूडेंट ये नहीं समझेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का यूज हम सिर्फ एरिया कैलकुलेट के लिए करते हैं। ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की हम बात कर रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देख लें, क्लास 12th लेवल में तो बेसिकली एरिया के बारे में ही डिस्कशन किया गया है। एरिया के बारे में डिस्कशन किया गया है कि इंटीग्रल के हेल्प से हम किसी भी कर्व की एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये 12th लेवल पे है, लेकिन यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। यहाँ पे एक ख़त्म नहीं होता है। देखें और क्या क्या होता है इंटीग्रल के हेल्प से। सभी लोग पढ़े होंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या पढ़े होंगे? देखें यहाँ पे पढ़े होंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो किसी भी कर्व की एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल्स। सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड एक और आता है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कैलकुलेट करने का मतलब कोई कर्व दिया गया तो इसका ये जो लेंथ होगा आर्क लेंथ, उसका वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम जितना भी लिखे हैं, सरफेस एरिया हुआ, वॉल्यूम हुआ, किसी भी कर्व का आर्क लेंथ हुआ या सिंपली एरिया हुआ, सब पे हम इंटीग्रल का यूज करके सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, आर्क लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो सिलेबस है 12th लेवल का सिलेबस है, चाहे वो किसी भी बोर्ड की बात हम कर रहे हैं, यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ISC बोर्ड हो, सबके लिए एक ही चीज़ दिया गया है, एरिया कैलकुलेट करना। हाउ टू फाइंड एरिया यूजिंग इंटीग्रल कैलकुलस, कि इंटीग्रल का यूज करके कैसे हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। जब हायर एजुकेशन में सभी लोग जाएंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम भी कैलकुलेट कराया जाता है, एरिया इंटीग्रल के हेल्प से। सरफेस एरिया एंड आर्क लेंथ भी कैलकुलेट कराया जाता है। इवन कि मैं खुद पढ़ा हूँ, वो भी किस क्लास में? 12th में हम खुद पढ़े हैं। 12th कैलकुलस में हम खुद पढ़े हैं कि हाउ टू फाइंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड आर्क लेंथ। ये तो पढ़े ही हैं, साथ ही साथ एरिया तो हम लोग हम पढ़े थे, लेकिन हम लोग उसके साथ साथ सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड आर्क लेंथ भी पढ़े थे। वो भी किस क्लास में? 12th में। 12th में हम लोग पढ़े थे। वो भी कौन सा बोर्ड? यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड में हम लोग डिस्कस किए थे। खैर, बहुत ही अच्छी बात है कि 12th लेवल में बहुत सिंपल सा डिस्कशन हम लोग करेंगे एरिया कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो क्या करना है? एरिया। हाउ टू फाइंड एरिया यूजिंग विद इंटीग्रल कैलकुलस। तो देखें यहाँ पे क्या क्या पहले हम सिलेबस बता देते हैं। इसके अंदर हमको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में क्या क्या डिस्कस करना है तो देख लेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है ये, बहुत ही मस्त है आज का टॉपिक। देखें, सबसे तो पहले हम लोग को पढ़ना है एरिया अंडर सिंपल कर्व। पहला तो पढ़ना है एरिया अंडर सिंपल कर्व। एक सिंपल कर्व दिया रहेगा, उसका एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा हम लोग को पढ़ना है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द कर्व एंड लाइन। इसका मतलब है कि किसी भी रीजन की एरिया अगर कैलकुलेट करनी है तो किस तरीके से होगा? बाउंडेड बाय द कर्व एंड लाइन। सपोज कर लें, जैसे एक डायग्राम बना के दिखा देते हैं। मान लें कि एक पैराबोला है ये, ठीक है, पैराबोला। अगर इसकी एरिया कैलकुलेट करने के लिए कह दिया जाए तो हम नहीं कर पाएंगे जब तक कि ये क्लोज्ड ना हो, ठीक है। तो क्लोज्ड की बात करेंगे तो एक पैराबोला है और एक किसी लाइन से क्या होगा? क्लोज्ड। तो वही कह रहा है कि कर्व एंड लाइन। देखें, कर्व एंड लाइन, तो एरिया बन रहा है, तो इसकी एरिया कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक है यहाँ पे, जो थर्ड हम लोगों को डिस्कशन करना है वो है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। क्या है? एरिया बिटवीन टू कर्व्स। अगर दो कर्व दिया रहेगा तो उसके बीच की एरिया, जैसे
हम कह दें कि एक कर्व ऐसे है लाइक दिस, एक कर्व इस तरीके से, इसकी बीच की एरिया कितनी होगी। तो हमको यहाँ पे 3 ही चीज़ स्टडी करना है, एरिया अंडर सिंपल कर्व, सेकेंड है द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड लाइन, एंड थर्ड एरिया बिटवीन 2 कर्व। तो चलिए हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, किस तरीके से फार्मूला अप्लाई करते हैं, ज़रा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब हम एरिया की बात करेंगे तो जब भी एरिया की बात करेंगे तो ओपन डायग्राम नहीं होना चाहिए। जब तक क्लोज डायग्राम नहीं होगा तब तक हम एरिया की बातें हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम थ्योरम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ क्लोज्ड कर्व। किसी भी क्लोज्ड कर्व की एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, उसमें किस फार्मूले का यूज करते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये इतना चीज़ तो हमको स्टडी करना है। अब देखेंगे यहाँ पे शुरुआत हम लोग करते हैं यहाँ पे कि एक थ्योरम हम लिख रहे हैं। खैर थ्योरम का प्रूफ नहीं देना है, मीन्स फार्मूला हम डायरेक्ट लिखेंगे। डिफरेंट केसेस में क्या क्या फार्मूले होते हैं इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले हम एक थ्योरम लिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा थ्योरम है। तो देखें क्या है, किस तरीके से यूज करना है। देखें मान के चलें कि लेट एफ एक्स बी ए कॉन्टिन्यूस कर्व। हम देखेंगे यहाँ पे, समझें कि लेट एफ एक्स बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन लिख देते हैं। लेट एफ एक्स बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन, समझेंगे यहाँ पे, डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल ए कामा बी। समझेंगे क्या है, लेट एफ एक्स बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल बी, देन द एरिया बाउंडेड by the curve y equal to fx comma x axis and ordinates, समझेंगे ordinates x equal to a and x equal to b is given by। क्या देता है देखेंगे। क्या हम पहले लिखे हैं कि लेट एफ एक्स बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी इज गिवन बाय। पहले डायग्राम हम बना लेते हैं, समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखें एक्स एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस हुआ, ओरिजिन, एक कर्व है ये। सपोज कर ले कर्व कौन सा है, y इक्वल टू एफ एक्स। एक कर्व कैसा है, कॉन्टिन्यूस कर्व है और एक क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है। सपोज कर लें कि यहाँ पे x इक्वल टू ए है और यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू बी है। ये इसके जो ऑर्डिनेट हो गए। यह जो कर्व यहीं से यहीं तक x इक्वल टू एंड b तक क्या है, कॉन्टिन्यूस है। आगे की बात हम नहीं जानते कि क्या है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब करेंगे क्या, देखें पहले तो देखें कि जिसकी एरिया कैलकुलेट करनी है वो क्लोज्ड है कि नहीं। एकदम गांठ मान लें कि जिसकी भी एरिया कैलकुलेट करनी है वो कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। जब तक हम क्लोज्ड नहीं करेंगे तब तक एरिया का कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो देखें क्लोज्ड बाउंडेड बाई, देखें कर्व कौन सा है, y इक्वल टू एफ एक्स, लाइक दिस। एक कर्व हमारा हो गया एक्स एक्सिस, देख रहे हैं ना, एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू एंड एक्स इक्वल टू बी। तो कौन सा रीजन आ रहा है, यही ना क्लोज्ड हो रहा है। ये हमारा क्लोज्ड रीजन आ रहा है। देखेंगे ये हमारा क्लोज्ड रीजन आ रहा है लाइक दिस, ठीक है। ये हमारा क्लोज्ड रीजन आ गया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें एक थीन स्ट्रिप हम कंसीडर करते हुए वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। इस कंडीशन पे वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करते हैं जिसको एलिमेंट्री स्ट्रिप बोलते हैं या थीन स्ट्रिप। तो सपोज कर लें कि एक स्ट्रिप हम ले रहे हैं लाइक दिस। इस तरीके से एक स्ट्रिप ले रहे हैं, कौन सा, वर्टिकल स्ट्रिप है, क्योंकि ऑर्डिनेट हमारा क्या वर्टिकल है। तो वर्टिकल स्ट्रिप हम कंसीडर कर ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लें कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये क्या है, इतना थिन स्ट्रिप है। सपोज कर लें कि इतना थिन स्ट्रिप है। इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, इसका प्रूफ हम नहीं देंगे अभी, क्योंकि सभी लोग पहले क्वेश्चन करना सीखें कैसे करते हैं। अगर प्रूफ देना हो तो इस पॉइंट को P मानेंगे, इस पॉइंट को Q मानेंगे, P का कोऑर्डिनेट x का y लेंगे, Q का कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y लेंगे। तो वो सब बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, बट इतना ध्यान दें
कि ये जो स्ट्रिप है इसका जो वाइड मीन्स जो चौड़ाई है कितना मान लेते हैं, डेल्टा एक्स मान लेते हैं, डी एक्स मान लेते हैं। और ये वर्टिकल स्ट्रिप है, देखें वर्टिकल स्ट्रिप है तो इस लेंथ को हम क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। समझेंगे क्या मानेंगे, वाई। यह एलिमेंट्री स्ट्रिप है तो इस एलिमेंट्री स्ट्रिप जो वर्टिकल स्ट्रिप है इसकी एरिया कितनी होगी, तो इसकी एरिया को क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री एरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री एरिया। तो यहाँ पे देखें इसकी एरिया की हम बात करेंगे, इसकी एरिया कितनी होगी। देखें यह एक क्या शो कर रहा है, रेक्टेंगल शो कर रहा है, वर्टिकल स्ट्रिप है तो रेक्टेंगल शो कर रहा है यहाँ पे। तो रेक्टेंगल की एरिया कितनी होती है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ, तो इसकी एरिया कितनी होगी, वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा, देख सकते हैं। तो इस स्ट्रिप की एरिया हो गई जिसको हम एलिमेंट्री स्ट्रिप बोलेंगे। एक स्ट्रिप की तो एरिया हम कैलकुलेट कर लिए यहाँ पे, लेकिन हमारे इसमें कितने स्ट्रिप हम ड्रा कर सकते हैं, बहुत सारे स्ट्रिप ड्रा कर सकते हैं और बी के बीच में। तो एक स्ट्रिप की एरिया वाई डी एक्स हो गया, वाई इंटू मीन्स यहाँ पे देखें लेंथ इंटू ब्रीथ, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रीथ, तो वाई इंटू डी एक्स इसकी एरिया हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा रीजन है हमारा, देखें ये पूरा है यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा रीजन है हमारा। इसकी एरिया अगर हम कोई कैलकुलेट करना है तो यहाँ से यहाँ तक, अभी हाल ही में हम लोग पढ़े हैं कि इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम, इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम, एक स्ट्रिप की एरिया निकाले और यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेट करना है। तो अगर हम एरिया को ए मान लें, क्या मान लें, कैपिटल ए मान लेते हैं, समझेंगे, कैपिटल ए मान लें तो इसकी एरिया कितने लिखेंगे, इंटीग्रल यहाँ से यहाँ तक लिमिट है जैसे हम लोग डिस्कस किए ही हैं। तो ए टू क्या लिखेंगे, ए टू बी, और स्ट्रिप की एरिया तो कितनी हो जाएगी, y इंटू डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स। तो अगर सिर्फ स्ट्रिप की एरिया की बात करेंगे तो y टू डी एक्स, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का यूज करना है, इसका सम कैलकुलेट करना है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इंटीग्रल ए टू बी वाई डी एक्स, ये इसकी एरिया हो जाएगी। ठीक है, तो y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल ए टू बी, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स। मीन्स इस फार्मूले से इस तरीके का क्वेश्चन अगर दिया गया, मीन्स एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एंड एक्सिस एंड ऑर्डिनेट दिया गया हो, तो इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे तो वर्टिकल स्ट्रिप की बात किए, अब हम एक दूसरा थ्योरम लिख रहे हैं जिस पे हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेंगे, तो उसका क्या कंडीशन होता है, किस तरीके से वो होता है, तो ज़रा समझेंगे। चलिए डायग्राम हम मिटा देते हैं और इसी में संशोधन कर देते हैं कि क्या होगा। तो थ्योरम नंबर ये फर्स्ट मान लें, ये थ्योरम नंबर क्या था, फर्स्ट था। ठीक है, अब हम सेकेंड लिखेंगे। तो देखिए सेकेंड किस तरीके से क्या है, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, सीख लें। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है, इसको पढ़ाने में बहुत ही मज़ा आता है हमको। खैर अभी तो जेईई मेंस का वीडियो अभी नहीं दे रहे हैं, पहले इसको सीख ले तो हम सब कुछ सिखा देंगे। देखें ये थ्योरम नंबर सेकेंड की बात हम करेंगे, क्या लिखेंगे, लेट एफ एक्स बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, यहाँ पे हम बात किए हैं। देखें तो जब यहाँ पे हम बात करेंगे तो फंक्शन को हमको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फंक्शन को कैसे चेंज करेंगे कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। देखें बाउंडेड बाय द कर्व यहाँ पे किस तरीके से ले लें, बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू मान लेते हैं जी वाई मान लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या मानेंगे, y एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, और आर्डिनेट, यहाँ पे आर्डिनेट के जगह पे हम लाइन का यूज करेंगे। ठीक है, एंड द लाइन, आर्डिनेट के जगह पे हम लाइन का यूज करेंगे, एंड द लाइन y इक्वल टू c एंड y इक्वल टू d इज गिवन बाई, और यहाँ पे एफ वाई, यहाँ पे जी वाई लिख देंगे। क्या लिख देंगे, जी वाई लिख देंगे। देखें लेट जी वाई बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड एंड दिस, तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, ज़रा समझा जाए, देख लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। एफ एक्स ये मान लें हमारा लाइक दिस, इस तरीके से एक कर्व है, तो एक कर्व कौन सा है, x इक्वल टू कितना है, जी वाई है। कौन सा है, x इक्वल टू जी वाई है। यहाँ पे अब लाइन की बात बोले हैं, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू सी, और यहाँ पे लाइन हम कौन सा ले रहे हैं, y इक्वल टू डी लाइन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिप कैसा होगा, पहले देखें कि ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं। हमको
उस रीजन की एरिया फाइंड करनी है जो किससे किससे क्लोज्ड है, x इक्वल टू जी वाई। देखें x इक्वल टू जी वाई से, फिर y एक्सिस देख रहे हैं, y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल टू सी। देखें y इक्वल टू सी एंड y इक्वल टू डी, तो यही ना मिल रहा है, ये रीजन हमको क्लोज्ड है। अब इसकी एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे भी एक थिन स्ट्रिप लेते हैं, लेकिन स्ट्रिप कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होना चाहिए यहाँ पे। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेंगे तो यह लेंथ कितना हो जाएगा, डी वाई मान लेते हैं, यह लेंथ डी वाई, और यह कितना होगा, एक्स, देख सकते हैं। तो अगर इसकी एरिया की बात करेंगे, देखें इस स्ट्रिप की एरिया की हम बात करें तो स्ट्रिप की एरिया कितनी हो जाएगी, देखें रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x इंटू कितना हो जाएगा, डी वाई, इसकी एरिया हो जाएगी। लेकिन हमको एलिमेंट्री स्ट्रिप की एरिया तो कैलकुलेट करिए, एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप x इंटू डी वाई हो गया, लेकिन हमको एलिमेंट्री स्ट्रिप अब देखें कि c से d तक के बीच में कितने हम यहाँ पे भी ये चेंज कर दें, यहाँ पे a कामा b के जगह पे क्या लिख देंगे, c कामा d लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसके बीच में डिफाइंड है यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे इसकी, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे इसका एरिया। तो C और D के बीच में बहुत सारे एलिमेंट्री स्ट्रिप ले सकते हैं, और तो सबका सम कर देंगे। तो सम के लिए मान लें अगर एरिया का यूज हम A के लिए करते हैं तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रल देखें C टू D, देखें इंटीग्रल C टू D। यहाँ पे देखें ना स्ट्रिप की एरिया कितना है, तो x इंटू डी वाई है, ठीक है। या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, R इंटीग्रल C टू D, x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, जी वाई लिख सकते हैं, कितना, जी वाई इंटू डी वाई। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया किसका, एक एरिया यहाँ पे जो y एक्सिस फंक्शन जी वाई एंड लाइन y इक्वल टू सी एंड डी से क्या था, क्लोज हुआ था। इसका एरिया अगर हम कुल मिलाकर के देखें, जब y एक्सिस, जब स्ट्रिप हमारा हॉरिजॉन्टल होगा तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, स्ट्रिप हमारा वर्टिकल होगा तो इसके पहले वाले फार्मूले का यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन में हम सब कुछ क्लियर कर देंगे, बट यहाँ पे इस चीज़ को समझें, कुछ चीज़ों को नोट में समझना है, ये मेन चीज़ है यहाँ पे जो फार्मूले का यूज हमको करना है। चलिए कुछ चीज़ें हम नोट में बताते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है, नोट में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, देखें बहुत ही शानदार है वो, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, समझें, बस समझना है यहाँ पे किस तरीके से वर्क करना है, ज़रा समझें। यहाँ पे देखें, समझना है यहाँ पे नोट में, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मान लें कोई कर्व है यहाँ पे, x एक्सिस है, y एक्सिस है, ओरिजिन है। अगर कोई कर्व है x एक्सिस के बिलो डायरेक्शन में बन रहा है, x एक्सिस के बिलो लाइक दिस, इस तरीके से मान लें कोई कर्व हम ड्रा किए बन गया, तो इसकी एरिया कैसे होगी समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑर्डिनेट हम ड्रा कर देंगे लाइक दिस, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, ऑर्डिनेट हम ड्रा कर देंगे। इस पे एक थिन स्ट्रिप कंसीडर कर लेंगे लाइक दिस, इस तरीके से, सबको पता ही है। तो इसकी एरिया कितनी होगी, तो देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम बता रहे हैं। इसकी एरिया अगर कैलकुलेट करना हो तो पहला ये चीज़ देखेंगे कि x एक्सिस के क्या है, बिलो डायरेक्शन में, क्या है, बिलो डायरेक्शन में है। तो इस केस में एरिया कैसा होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। ये सपोज कर लें कि y इक्वल टू क्या है, fx है। तो इस केस में जो fx होगा, समझेंगे, इस केस में जो fx होगा वो क्या होगा, लेस देन 0, y एक्सिस के बिलो हो गया, तो लेस देन 0 हो गया। तो अगर हम इसकी एरिया की बात करेंगे तो एरिया क्या होगा, समझेंगे, जितना हम बोल रहे हैं समझेंगे, लिखेंगे नहीं कि एरिया यहाँ पे निगेटिव होने लगेगा। लेकिन सबको पता है कि किसी भी रीजन की एरिया की हम बात करते हैं तो कभी निगेटिव बात नहीं करते हैं। इसलिए जब एरिया निगेटिव होने के वजह से इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। कौन सी वैल्यू ले लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इस केस में इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, एरिया को अगर ए से डिनोट करें तो देखेंगे मॉड मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू कितना, इंटीग्रल a टू b, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, fx dx लिख देंगे, ठीक है, fx dx लिख देंगे। तो कहने का मतलब था
कि नोट इसलिए बोले हैं कि अगर एक्स एक्सिस के बिलो कोई डायग्राम बनता है, समझेंगे, एक्स एक्सिस के अगर बिलो कोई डायग्राम बनने लगता है तो उस केस में एरिया की बात करेंगे। तो एरिया हमारा नेगेटिव होता है, बट एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए उस केस में एरिया कैसे ले लेंगे हम, एब्सोल्यूट ले लेंगे। ठीक है, जैसे अगर कोई डायग्राम हमारा इस तरीके से बन जाए, समझेंगे, मान लें कोई डायग्राम हम ड्रा किया और इस तरीके से हमारा बन गया, इस तरीके से बन गया। ठीक है, तो देखें यह एरिया एक्स एक्सिस के एबव है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन यह एरिया क्या है, यह रीजन क्या एक्स एक्सिस के बिलो मीन्स निगेटिव होगा। तो निगेटिव तो हम ले नहीं सकते, हम निगेटिव यहाँ पे ले नहीं सकते क्योंकि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस रीजन को, यह जो रीजन है जो भी आएगा, इसकी एरिया को अगर A1 लिख दें, इसकी एरिया को अगर A2 लिख दें, तो इसकी टोटल एरिया कितनी हो जाएगी, टोटल एरिया तो A1, देखें A1 पॉजिटिव तो कोई बात नहीं, A1 प्लस A2 को किस में लिख देंगे, हम मॉड में लिखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए, बस इतना हमको समझना है कि एक्स एक्सिस के बिलो रहेगा तो मॉड में ले लेंगे। ठीक है, अब देखें इसके बाद ज़रा समझेंगे, ज़रा ध्यान दिया जाए, इसके बाद हमको क्या करना है। यहाँ पे देखें, इसके बाद हम यहाँ पे अगर क्लोज्ड कर्व की एरिया की बात अगर करें, मीन्स एरिया ऑफ क्लोज्ड कर्व, अगर नेक्स्ट थ्योरम की हम बात करें, थ्योरम नंबर जो भी होगा, ठीक है, अगर हम कह दें कि एरिया ऑफ क्लोज्ड कर्व, चाहे एरिया बिटवीन टू कर्व्स की बात कर दें, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, क्लोज कर्व की नहीं बात करते हैं, क्या बात करते हैं, देखेंगे एरिया बिटवीन, देखें एरिया बिटवीन टू कर्व की हम बात करें, एरिया बिटवीन टू कर्व्स की हम बात करते हैं, तो क्या करेंगे, किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए डायग्राम से हम लोग समझते हैं। इस तरीके से कोई कर्व हम ले लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जीरो, लाइक दिस। मान लें कोई कर्व ऐसे है, y इक्वल टू कितना मान लें हम, fx। कोई कर्व इस तरीके से है, कितना मान लें, y इक्वल टू gx मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझेंगे। तो अब देखें यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि एरिया बिटवीन टू कर्व, तो हमारा एरिया यही हो जाएगा, दो कर्व की बीच की एरिया। ऑर्डिनेट कौन सा ले लेंगे हम, x इक्वल टू a, यहाँ पे ऑर्डिनेट क्या ले लेंगे, x इक्वल टू b। देखें x इक्वल टू a और x इक्वल टू b मिलता कहाँ से है, दोनों कर्व को, जो दो कर्व दिया गया है, दोनों कर्व को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि दोनों कर्व एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों के हेल्प से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, उसमें यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू, वही हमारा ऑर्डिनेट का काम करेगा। ठीक है, ये हम बताएंगे क्वेश्चन में। तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स की अगर हम बात करते हैं तो इसकी एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखेंगे अगर एरिया को हम a मान लेते हैं तो इंटीग्रल क्या लिखेंगे, a टू b। अब देख लें एक कंडीशन हम यहाँ पे दे देते हैं कि fx जो है, fx जो है वो क्या है, gx से ग्रेटर है। पहला कंडीशन हम दे दें कि fx इज़ ग्रेटर देन gx। तो देखें fx बड़ा है ना, देख सकते हैं fx ऊपर है, इसकी एरिया बड़ी हो जाएगी, और gx क्या नीचे से जा रहा है तो इसकी एरिया छोटी हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ से fx की एरिया हो गई, ये gx की एरिया हो गई। तो fx इज़ ग्रेटर देन gx। तो इस केस में अगर एरिया की हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो fx माइनस कितना लिख देंगे, gx लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल a टू b fx gx माइनस इंटीग्रल a टू b कितना लिख सकते हैं, gx dx। इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। देख रहे हैं ना, दोनों में से किसी भी फॉर्मूले का हम लोग यूज कर सकते हैं। एक बार और समझ लें, यहाँ पे a और b कैसे आता है, जब दो कर्व की बात करता है तो समझें, दो कर्व की बात करता है तो लिमिट दिया नहीं रहता है, मीन्स ऑर्डिनेट नहीं दिया रहता है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों कर्व को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कट करता है, मीन्स दोनों के से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद जो उसमें x वाली वैल्यू होगी, वही x वाली जो वैल्यूज होगी वही हमारा ऑर्डिनेट का काम करेगा, एक लोअर लिमिट है और एक अपर लिमिट। और इस तरीके से हम एरिया क्या कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ गया होगा, 100% समझ में आया होगा। अगर हम चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं, अगर इसकी एरिया की बात करते हैं, देखें यहाँ पे इस तरीके से हम बात करें। ठीक है, मान लें यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना है,
इसकी एरिया कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, अगर इसकी एरिया को A1 मान लें, इसकी एरिया क्या मान लो, A2 मान लें। देखें A1 प्लस A2, तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, A1 प्लस A2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। तो एरिया का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं वो तो हम बता दिए। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन से इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन बता करके करते हैं कि कैसे हम कैसे हम इंटीग्रल का यूज करेंगे। तो चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लिखते हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, खूबसूरत सा क्वेश्चन है। क्या है, सभी लोग जिसको जानते हैं पहले उसी पर हम लोग चर्चा क्यों ना करें। जैसे सर्कल की एरिया सबको पता है ना। अगर सर्कल की एरिया सबको पता ही होगा, इसको हमको इंटीग्रेशन के हेल्प से करना है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरीके से मान लें हम क्वेश्चन लिख दें, समझेंगे कि फाइंड द एरिया, समझेंगे फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन द सर्कल, एनक्लोज्ड समझेंगे, एनक्लोज्ड यहाँ पे बिटवीन द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। ठीक है, यह है हमारा क्वेश्चन। सर्कल दिया गया है, इसकी एरिया कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे, किस तरीके से सोचेंगे। तो सबसे पहले देख लें, जिस कर्व की एरिया चाहिए, सीख लेंगे जिस कर्व की एरिया चाहिए, नंबर 1 क्या होना चाहिए, जिस कर्व की एरिया हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, नंबर 1 उसका डायग्राम हमको पता होना चाहिए कि उसका कर्व कैसा होगा। ठीक है, जब तक उसके बारे में हम नहीं जानेंगे तब तक हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए क्या है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जरा इसके बारे में हम इसको बताने से पहले जरा सबसे पूछना चाहते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसकी एरिया सभी लोग क्या जानते हैं, सर्कल की एरिया बचपन से ही पढ़ते आ रहे, पाई आर स्क्वायर पढ़ते आ रहे हैं ना, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या कह देते हैं, रेडियस है। ये एरिया ऑफ सर्कल हो गया। क्या किसी ने कभी सोचा है कि ये कहाँ से आया होगा। छोटे क्लासेस में सभी लोग याद करा लेते हैं कि चलो रट लो पाई आर स्क्वायर, लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं हुआ कि ए आया कहाँ से। चलिए आज हम लोग इस बात को सोचते हैं कि ए आया कैसे। तो चलिए सोचा जाए। तो सबसे पहले सर्कल का डायग्राम होना चाहिए। यहाँ पे क्या कर्व लिखा गया है, कर्व यहाँ पे लिखा गया है। देखेंगे जो भी कर्व है यहाँ पे सर्कल नाम ही लिख देते हैं या कर्व नाम लेते हैं। देखें कर्व कितना है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे कर्व लिखा गया है। अब हम काम करते हैं, सर्कल का डायग्राम बनाते हैं। अभी बताया ना कि पहले इसका डायग्राम पता होना चाहिए। तो चलिए एक हम डायग्राम बना लिए यहाँ पे। ठीक है, डायग्राम बन गया लाइक दिस। इस तरीके से हम डायग्राम बना लिए। ठीक है, x एक्सिस, y एक्सिस, y डैश एंड x डैश है हमारा ओरिजिन। बोले ना कि डायग्राम पता होना चाहिए। अगर डायग्राम नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे भैया, इतना ध्यान देना। अब देखें एक कर्व x एक्सिस को कट कर, इसका a मान लें नाम, इसका क्या नाम कर दें, a डैश मान लें, इसको कह दें b और इसको क्या कह दें, b डैश मान लें। चलिए पॉइंट a कैलकुलेट किया जाए। कोऑर्डिनेट्स, जब तक कोऑर्डिनेट्स नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिमिट हम मिल ही नहीं पाएगा। देखें यह जो सर्कल में जो कर्व है x एक्सिस को कट कर रहा है, समझेंगे जब x एक्सिस को कट करेगा तो y की वैल्यू 0, बचपन से सभी लोग पढ़ते आ रहे हो। जब कोई कर्व x एक्सिस को कट करता है जिस पॉइंट पे, तो वहाँ पे y कितना हो जाता है, 0, तो a पे y 0 हो जाएगा। तो इस कर्व में 0 रख दें तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो x इक्वल टू प्लस माइनस a की वैल्यू आ गया तो इधर a लिख देंगे और इधर कितना लिखेंगे हम, माइनस a लिखेंगे। क्यों, क्योंकि x का नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस से इधर प्लस से। ठीक है, कब हुआ है, जब y 0 हुआ है। देख रहे हैं ना, कब हुआ है, जब y 0 हुआ है। अब इस तरीके से यहाँ पे समझेंगे, जब कर्व, यह हमारा जो कर्व है, समझेंगे यह जो कर्व है जब y को कट करा किस पॉइंट पे, b पे, तो जब इस b पे
x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि y एक्सिस को कट करें तो इसमें x की वैल्यू 0 रखें। जब 0 रखेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो y की वैल्यू प्लस माइनस a मिलेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a, और इधर कितना हो जाएगा 0 कामा माइनस है। ये तो हो गया यहाँ पे सर्कल के बारे में डिस्कशन कर लिए। अब नेक्स्ट कंडीशन हम लोगों को क्या जानना है, अब इस सर्कल की एरिया चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो ये सर्कल के बारे में सबको पता है कि ये क्या करता है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स प्लेन में 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है डिवाइड हो जाता है, 4 इक्वल पार्ट्स। तो अगर एक पार्ट्स की एरिया निकालने इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें 4 से, किससे 4 से। तो अगर इस पार्ट की जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस पार्ट की अगर एरिया निकालने किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो मेरा पूरे सर्कल की एरिया आ जाएगी। चलिए हम फर्स्ट पार्ट की एरिया जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करा उसी की एरिया कैलकुलेट करने चल रहे हैं। मीन्स देखें यहाँ पे इसकी एरिया हम कैलकुलेट करना चाहते हैं ना। तो देखें इसके बारे में क्या समझेंगे कि अब देखें कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि पहले देखें कि ये बाउंडेड है कि नहीं। देखिए कर्व ए ब्रांच, ए से बी तक कर्व का जो ब्रांच गया देख रहे हैं ना, ए ब्रांच, ध्यान देंगे यह ब्रांच ए से बी तक का जो ब्रांच है तो एक कर्व हो गया। दूसरा एक्स एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस, यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इसी से ने बाउंडेड हो रहा है, इसी से मिल रहा है। देखेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यह पोर्शन हमारा मिल रहा है क्वार्टर वाला जो पार्ट्स है। अब इसकी एरिया निकालेंगे, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे एक थिन स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। स्ट्रिप कैसा ले सकते हैं, स्ट्रिप यहाँ पे हम फ्री हैं, चाहे वर्टिकल स्ट्रिप ले लें या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लें, दोनों से एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन में, मीन्स 90% क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो हमारे सिलेबस में है, उसमें वर्टिकल स्ट्रिप्स हम ले करके काम करेंगे। कौन सा वर्टिकल स्ट्रिप। तो अगर वर्टिकल स्ट्रिप की हम बात करते हैं, देखेंगे यहाँ पे समझे, एक क्वेश्चन हम समझा रहे हैं बढ़िया से। यहाँ पे देखें अगर वर्टिकल स्ट्रिप की बात करेंगे, ये हमारा वर्टिकल स्ट्रिप हो गया, तो देखें तो यह लेंथ कितना हो जाएगा ए डी एक्स हो जाएगा, और ये कितना है ए वाई हो जाएगा। देख सकते हैं वर्टिकल स्ट्रिप की हम बात की है, ए डी एक्स हो जाएगा और ये कितना होगा वाई। तो इस स्ट्रिप की एरिया जिसको बोलते हैं एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, एलिमेंट्री स्ट्रिप, तो इस स्ट्रिप की एरिया कितनी हो जाएगी। तो स्ट्रिप की एरिया अगर इस सर्कल की एरिया को हम किससे डिनोट कर दें, ए से डिनोट कर दें, किससे डिनोट कर दें ए से, तो कितना लिखेंगे इंटीग्रल स्ट्रिप की एरिया क्या हो जाएगा वाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से अब पूरे इस रीजन की एरिया चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक जब हम वर्टिकल स्ट्रिप की बात किए तो x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखें यह कर्व है, देखें ये हमारा इस तरीके से कर्व है, तो ए कोऑर्डिनेट यहाँ पे चाहिए, ए कोऑर्डिनेट यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ का तो ऑर्डिनेट समझ में आ रहा है, x की वैल्यू यहाँ पे बोले हैं ना कि x की वैल्यू लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है तो 0। देखें यही ना ऑर्डिनेट का काम करें, देखें x की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे 0 हो गया। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है देख सकते हैं ना a, तो 0 to a, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। अब देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे y की वैल्यू किससे लेंगे, इस सर्कल से रखेंगे किसके टर्म में, x के टर्म में, क्योंकि dx है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा इंटीग्रल 0 to 4 टाइम्स, यहाँ पे देखें 4 टाइम्स इंटीग्रल कहाँ से 0 to a, और सर्कल से किसकी वैल्यू लेंगे y की। तो देख सकते हैं अगर यहाँ से y की वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम लोग रख लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब जरा कैलकुलेशन करें। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि इसका फॉर्मूला, ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में सबको पता ही है। याद करिए कि जब हम इनडेफिनिट पढ़ा रहे थे तो उसमें 3 स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे, उसी में से एक है। तो डायरेक्ट है इसका फार्मूला कितना होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 कितना लिखते हैं साइन इनवर्स x बाई ए। डेफिनेट इंटीग्रल का सारे फॉर्म्स जितने भी फॉर्मूले याद होने चाहिए। लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 to a। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट रखते हैं। देखें अपर लिमिट जब ही रखेंगे यहाँ पे a आएगा तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना मिलेगा ए स्क्वायर बाई 2 एंड यहाँ पे देखें साइन इनवर्स, देखें यहाँ पे a रखेंगे तो a बाई ए
तो साइन इनवर्स कितना हो गया 1 हो गया। माइनस लोअर लिमिट की बात करेंगे, देखें लोअर लिमिट तो x की वैल्यू 0 तो उसके वजह से पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हो गया। तो ये अब यहाँ पे क्या मिला 4 इंटू a²/2 इंटू, अब देखें साइन इनवर्स 1 कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो साइन में π/2 की, देख रहे हैं ना 2 2 जा 4, इससे क्या होगा कैंसिल। तो क्या मिला हमको πa², जहाँ पे a क्या है देख सकते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल x² + y² = a² मीन्स a क्या है रेडियस ऑफ सर्कल। इसका मतलब है इस सर्कल की एरिया कितनी होगा, अगर इस सर्कल की रेडियस को a मान लेते हैं तो इसकी एरिया कितनी होती πa² होता। अगर रेडियस r होता तो πr² लिखते। तो हम लोगों ने देखा कि इसकी एरिया कितना आ गया πa², तो यहाँ से लिख सकते हैं कि a = πa² हो गया। आ गया कि नहीं यहाँ पे। तो हम लोग बचपन में क्या किए थे कि सिर्फ पढ़े थे कि सर्कल की एरिया इतना होता, रटे थे, सिर्फ रट लिए थे कि πr², लेकिन जब ही हम लोग 12th में आ गए, इंटीग्रेशन जब पढ़ लिए, जब उसके एप्लीकेशन की बात आ गई तो हम लोगों ने देखा अरे भैया तो πr² आ गया, πa² आ गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के हेल्प से इसकी एरिया हम लोग कैलकुलेट किया। इवन कि क्लास 9th में सीबीएसई बोर्ड में, क्लास 9th में यूपी बोर्ड में भी है कि सर्कल की एरिया उन लोगों ने प्रूफ किया हुआ है, लेकिन इंटीग्रेशन के हेल्प से नहीं, ज्योमेट्रिकल कंडीशन से प्रूफ किया गया। ठीक है, थोड़े में है, लेकिन मस्त देखें हम लोग 12th में तो 12th लेवल पे देखें कितने शानदार तरीके से क्वेश्चन को डिस्कस किए। चलिए एक और क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं, सिंपल सा देखेंगे, उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखें फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन, सर्कल की बात किए थे, अब हम जरा इलिप्स की बात करते हैं। अगर यही इलिप्स हो जाता तो हम एरिया कैसे लाते, कितना एरिया वहाँ पे होता। वैसे सर्कल की एरिया और इलिप्स की एरिया याद होनी चाहिए, क्योंकि जो कंपटीशंस हैं बैंक, एसएससी, रेलवेज में एक आध क्वेश्चन यूपी टेट में भी कई बार दे चुका है, सी टेट में भी कई बार आ चुका है, तो ये सब जानना चाहिए। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, अब इलिप्स का नाम दे देते हैं। फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन द सर्कल, तो सर्कल की जगह पे इलिप्स हम कह देते हैं। ठीक है, फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन द इलिप्स, देखें बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे इलिप्स, यहाँ पे फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन द इलिप्स, यहाँ पे x² / a² + y² / b² = 1। अब इसकी एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसकी एरिया कितनी हो गई, तो अगर हम अपने बात करें तो हमको तो याद है πab होता है, कितना था π × ab, जहाँ पे a क्या होता है सेमी मेजर एक्सिस एंड b क्या होता है सेमी माइनर एक्सिस होता है। ठीक है, अब देखें इसकी एरिया हमको चाहिए कितना होगा, किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे जरा समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे डायग्राम, तो सबसे पहले क्या लिखा गया इलिप्स लिखा गया, इलिप्स को हम लिख देते हैं कितना है यहाँ पे x² / a² + y² / b² = 1, या y² / b² = 1 - x² / a², या यहाँ से कैलकुलेशन हम कर लें y² = b², समझेंगे यहाँ पे b² / a², इधर कितना होगा a² - x², या y = b/a अंडर कितना होगा लाइक दिस, इस तरीके से हम y मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके डायग्राम को देखा जाए, तो चलिए डायग्राम यहाँ पे हम बनाते हैं। देखें इलिप्स है तो मान लें इसके डायग्राम हो गए। ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से इसका ये डायग्राम हो गया। x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एंड y डैश, ये हमारा ओरिजिन हो गया, सॉरी सेंटर हो गया यहाँ पे। ठीक है, सर्कल की ना बात बोलें तो सेंटर इसका कहाँ पे है ओरिजिन पे है 0 0। अब देखें यहाँ पे मान लेते हैं a, इसको क्या मान लेते हैं a डैश, इसको मान लेते हैं b, इसको कितना मान लेते हैं b डैश। चलिए कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा, जब यह कर्व x एक्सिस को कट करता है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। जब हम x एक्सिस को कट कराएंगे तो y की वैल्यू जब 0 हो जाएगी, यहाँ पे y की वैल्यू जब 0 रखेंगे x² / a² = 1, x² = a², तो x की वैल्यू +- a, इधर a लिखेंगे
इधर कितना लिख देंगे -a,0 लिख देंगे, क्योंकि y की वैल्यू 0 हो गया। इसी तरीके से अगर हम जब एक कर्व y एक्सिस को कट करेगा तो y एक्सिस को कट करेगा तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। और देखें जब y एक्सिस को कट करेगा तो x की वैल्यू 0, तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना मिलेगा b, तो 0, -b मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे भी एक इसकी प्रॉपर्टी है कि देखें जब हम यहाँ पे एलिप्स ड्रॉ किए हैं, एलिप्स का डायग्राम देखें तो ये क्या करता है, ये भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कितने 4 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक पार्ट्स की एरिया निकाले, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। चलिए एक पार्ट की हम एरिया निकालते हैं। सपोज कर लेते हैं इसकी एरिया हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसकी एरिया हमको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। अब क्या करेंगे, इसमें एक थिन स्ट्रिप वर्टिकल स्ट्रिप हम कंसीडर कर लेते हैं, हमारा वर्टिकल स्ट्रिप है। यहाँ पे क्या मान लेते हैं dx, और ये कितना है y है। तो वर्टिकल स्ट्रिप हम मान लेते हैं, इसकी एरिया ज़रा देखा जाए तो एरिया a = कितना लिखेंगे, इंटीग्रल लिमिट्स की बात आ जाएगी। तो इस कर्व के लिए देखें यह जो कर्व है तो इसमें x की लोअर वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो 0। ठीक है, और अपर कितना होगा a हो जाएगा, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और क्या लिखेंगे y dx लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से 4 इंटीग्रल 0 to a, और y की वैल्यू कितना लिखेंगे सामने, इसीलिए y कैलकुलेट पहले ही हम कर दिए हैं, कितना है b/a। समझेंगे b/a अंडर रूट कितना है यहाँ पे a² - x² dx है, तो समझेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 4b/a इंटीग्रल 0 to a अंडर रूट a² - x² dx। फिर वही फार्मूले का यूज करेंगे, तो 4b/a फार्मूले का यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x/a। समझेंगे कितना है x/2 अंडर रूट a² - x² प्लस a²/2। यहाँ पे क्या लिख देंगे साइन इनवर्स x/a, और लिमिट 0 to a है। अब देखें 4b/a। अब क्या करेंगे, वही तरीका है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट करेंगे तो देखें यहाँ से इसकी वजह से पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि a रखेंगे तो a² - a² 0 हो गया। तो क्या मिलेगा a²/2 यहाँ पे रखेंगे, समझेंगे यहाँ पे रखेंगे 1, तो साइन इनवर्स कितना मिल जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स 1। बाकी लोअर लिमिट पे देख सकते हैं 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिला 4 यहाँ पे 4, समझेंगे 4b/a इंटू a कितना होगा a²/2 इंटू a π/2। देखें 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, इस a से एक पावर a कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो कितना मिल गया, देखिए a और b मिला है तो π/ab मिला। कितना मिला π/ab। तो इस तरीके से हम लोग एरिया कितना कैलकुलेट कर लिए, एलिप्स की एरिया π/ab कैलकुलेट किए, वेयर a सेमी मेजर एक्सिस एंड b सेमी माइनर एक्सिस। तो इस तरीके से एलिप्स की एरिया इंटीग्रल के हेल्प से कैलकुलेट कर लिए कितना होता है π/ab होता है। नई चीज़ें हैं, मैक्सिमम लोगों को एलिप्स की एरिया नहीं पता होगा, बिल्कुल नई चीज़ें, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम और भी बताते हैं, बट एक ब्रेक के बाद। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखें, फाइंड द एरिया of the region bounded by the curve y² = x and the line x = a and x = 1 and x = 4 and x एक्सिस है। तो पहले से क्या करेंगे, अब तो हम देखें यहाँ पे कर रहा है कि हमको कर्व है, एक कर्व दिया गया है, उसकी एरिया फाइंड करनी है, लेकिन कैसे, एक लाइन से क्या है वो बाउंडेड है। तो चलिए इसका एक हम डायग्राम बनाते हैं, लेकिन अभी बताया ना कि बिना डायग्राम के काम हम नहीं कर सकते। देखें यहाँ पे एक कर्व जो लिखा गया है सबको पता ही होगा, पहचान। देखें यहाँ पे न हो तो समझ लें कि नोट में बहुत स्टूडेंट्स नहीं जानते होंगे, हो सकता है कि जानते सभी लोग, लेकिन क्या करते हैं भूल जाते हैं। पैराबोला के बारे में जरा हम बता देते हैं, पैराबोला के बारे में सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, पैराबोला के बारे में क्या लोग भूले होंगे, यहाँ पे देखिए पैराबोला में कुल कितने होते हैं, पैराबोला में कुल कितने होते हैं, 4 टाइप्स के पैराबोले होते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले y² = 4ax, ठीक है। सेकेंड होता है y² = -4ax। थर्ड होता है x² = 4ay, एंड 4 होता है x² = -4a
y। इसके डायग्राम की हम बात करेंगे तो लाइक दिस, इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, ठीक है। इसके डायग्राम की हम बात करेंगे तो इसका डायग्राम लाइक दिस, इस तरीके से बनेगा। इसके डायग्राम की बात करेंगे तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा, और इसके डायग्राम की बात करेंगे तो इस तरीके से क्या होता है, डायग्राम बनता है, ठीक है। तो ये 4 टाइप के जो पैराबोला है, चारों का डायग्राम हमको पता होना चाहिए। अब इसमें से ढूंढे कि कौन सा है ये, तो कौन सा है, y² = x। तो y² = x, देखें इस टाइप का है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम की बात आएगी तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक पैराबोला लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक पैराबोला लिखा गया है, ठीक है। तो पैराबोला कौन सा है, तो y² = x लिखा गया है। तो y² = x मीन्स फर्स्ट टाइप का पैराबोला है, तो इसका डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से बनने वाला है, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से डायग्राम बन गया, x एक्सिस, y एक्सिस एंड ओरिजिन, एंड x = 1 एंड x = 4 दो लाइन मान लें कि यही x = 1 है और ये क्या x = 4 है। तो x = 1 लाइन हमारी ये लाइन होगी, और x = 4, x = 4 की बात करेंगे तो कौन सी लाइन होगी, देख सकते हैं लाइक दिस, ये लाइन होगी। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस से बाउंडेड, एक्स एक्सिस के बिलो की बात नहीं किया है। तो नीचे वाला अब देखें, सबसे पहले पूरा डायग्राम हम बना लिए। अब देखें क्वेश्चन ज़रा समझें कि बाउंडेड बाय द रीजन कर्व y² = x एंड लाइन x = a एंड x = 1 एंड x = 4 एंड x एक्सिस। तो एंड x एक्सिस की बात बोला है, तो नीचे वाला लाइन हम नहीं ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो पैराबोला का तो हो गया, देखें x = यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे x = कितना है, 4। देखें x एक्सिस समझेंगे, x एक्सिस ऑर्डिनेट और कर्वीन है, इतना ही हमको चाहिए, इतना ही एरिया कैलकुलेट करना, देख रहे हैं ना, इतना ही, सिर्फ यही एरिया। मीन्स हम कह दें कि सिर्फ इतनी एरिया की बात ही इन्होंने किया है इस क्वेश्चन में। तो इसकी एरिया कितनी होगी, तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे समझें। यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप का मतलब y/dx की बात बोल रहा है, तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी। अगर इसकी एरिया को हम a से डिनोट करें तो एरिया, लोअर लिमिट कितना है, यहाँ पे 1 है, अपर लिमिट कितना है, 4 है, और क्या है, y/dx होगा, यही ना होगा। तो दिस इज इक्वल टू 1 to 4, और y की वैल्यू कर्व से लिखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, √x हो जाएगा, देख सकते हैं, क्योंकि यही ना कर्व आ रहा है, एक कर्व आ रहा है, तो यही ना कर्व है वो। तो y² = x, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √x। अब इसको क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 × x⁻3/2, इसका इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है। और 1 to 4, अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की बात करेंगे, तो अपर लिमिट कितना होगा, तो 2/3 तो सबसे बाहर है, अपर लिमिट देखें यहाँ पे हमको 4 रखना है, x जगह पे क्या रखना है, 4। तो अगर x के जगह पे 4 रखेंगे तो 4 पावर कितना होगा, 3/2, और x जगह पे 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 का पावर कुछ भी रहे तो वही रह जाएगा। या देखें तो 2/3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2⁻3 8 हो जाएगा, 8 - 1 सॉल्व करके देख लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 × 7 कितना हो जाएगा, 14/3, ठीक है। 14/3 स्क्वायर यूनिट, जो भी इसका होगा 14/3 क्या लिख देते हैं, एरिया कैलकुलेट करें तो स्क्वायर यूनिट लिख देते हैं। आई बात समझ में, 4/3 कितना, स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए और देखें कि कितना आ गया, 14/3 स्क्वायर यूनिट इसकी एरिया आ गई। तो क्या इसमें हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट कि जो भी क्वेश्चन है उसको बढ़िया तरीके से पढ़े, उसके बारे में डायग्राम जरूर जाने, और क्या कह रहा है, जितना पूछा जा रहा है उसकी एरिया हम लोग क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर बताएंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, उसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।